नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, एक कहावत है कि उगते सूरज को ही सभी लोग पूजा करते हैं, डूबते सूरज की परछाई से भी लोग डरा करते हैं। खैर, बिहार का छठ पर्व इसका अपवाद है, लेकिन राजनीति इसका अपवाद नहीं है। आपने देखा जिस प्रकार से 2014 से लेकर अब तक लगातार शुरुआत के दिनों में राहुल गांधी का ग्राफ 2014 से 2024 तक जिस प्रकार से लगातार गिरता गया, तो राहुल गांधी पर जो फब्तियां कसना, मीम्स बनना, राहुल गांधी का मजाक उड़ाना, राहुल गांधी पप्पू, मतलब माने सिनोनिम्स, राहुल गांधी मतलब पप्पू, सिनोनिम्स, पप्पू मतलब मजाक का पात्र बनाने की एक जो होता है इस तरह की राजनीति में। क्योंकि कोई भी भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में है और कांग्रेस का विकल्प है, तो भारतीय जनता पार्टी क्यों कांग्रेस का महिमा मंडन करेगी? और न स्वाभाविक है, जब वाइस वर्सा होगा, कांग्रेस भी बीजेपी का महिमा मंडन नहीं करेगी। हर वक्त कांग्रेस भी कोई मौका नहीं चूकती कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की खिंचाई की जा सके, टांग खींची जा सके, कमजोर किया जा सके। हाँ, अपने आप को मजबूत करने की कोशिश तो करती ही है राजनीतिक दल, साथ ही साथ अपने विपक्षी को कमजोर करने की भी राजनीति लगातार होती रहती है। तो हमने देखा 2014 में जिस प्रकार का कांग्रेस लोकसभा चुनाव का परिणाम आया, उसके बाद लगातार एक समय आया जब 17 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मात्र 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बच गई थी। तो ऐसे स्थिति में राहुल गांधी की छवि एक 100% असफल राजनेता की बना दी गई। लेकिन फिर 19 के बाद आप देखेंगे, 18 में ही कह लीजिए, 18 से ही थोड़ी बहुत सफलता मिलनी राहुल गांधी को शुरू हुई। पहली सफलता मिली मध्य प्रदेश, राजस्थान में, जब बीजेपी के बड़े 2 राज्य से सरकार कांग्रेस पार्टी छीनने में कामयाब रही। मध्य प्रदेश में कमलनाथ मुख्यमंत्री बने, राजस्थान में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने। लेकिन फिर उस परिणाम की पुनरावृत्ति लोकसभा चुनाव में नहीं हो सकी जो 18 में हुआ था, विधानसभा चुनाव के समय में। ठीक है, वो उसकी पुनरावृत्ति लोकसभा चुनाव में नहीं हुआ। माना गया कि लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की जीत में सबसे बड़ा कारण राहुल गांधी है, और ऐसी ही छवि बनाई गई राहुल गांधी की। लेकिन उसके बाद कहावत है, समय के अनुसार सब कुछ मैच्योरिटी होती है। अब अगर हम देखें, जब से 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी के 99 लोकसभा सदस्य चुनाव जीत कर आए लोकसभा में, और एक मान्यता प्राप्त विपक्षी दल के नेता राहुल गांधी चुने गए, उसके बाद से राहुल गांधी के कोर्स ऑफ एक्शन में भी, आप कहेंगे एटीट्यूड में भी बहुत भारी परिवर्तन दिख रहा है। कई बार सरकार घिरती हुई दिखी है और सरकार को राहुल गांधी निरुत्तर करने में सफल हुए हैं। उससे पहले क्या होता था कि राहुल गांधी कई बार अपनी गलतियों से, और कई बार ऐसा होता था कि राहुल गांधी की असफलता का जो साइड इफेक्ट था, क्योंकि जब सफलता आपको मिलती है तो फिर आपके पास सफलता के कई कारण होते हैं, कोई एक कारण नहीं होता। लेकिन असफलता के लिए केवल एक व्यक्ति को ही, मतलब ये ब्लेम कर देने की परिपाटी पुरानी रही है। तो खैर, इसका उल्टा भी होता रहा है राजनीति में, क्योंकि आप सुप्रीमोवाद का जो काल है उसमें उल्टा होता है कि जीत के लिए महिमा मंडन होता है, हार के लिए नेता पर कोई आरोप नहीं लगता, ये चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। लेकिन ये आंतरिक, ये व्यवहारिक बातें नहीं, ये एक तरह से आप कह सकते हैं सैद्धांतिक रूप पे ऐसा करते हैं लोग। लेकिन व्यवहारिक में क्या होता है कि आम जनता के स्तर पर लोग स्वीकार नहीं करते, और ना उसका असर पार्टी के अंदर पड़ता है। तो परिणाम क्या हुआ, ये जनता का जनादेश के साथ ही पार्टी के अंदर भी आप देखेंगे कि लगातार कांग्रेस पार्टी के अंदर हर समय भगदड़ मचने की प्रक्रिया जारी थी। मतलब कांग्रेस पार्टी को छोड़कर नेताओं का बीजेपी में शामिल होने की प्रक्रिया जो है, जो एक बार शुरू हुई थी 2014 में, वो लगातार जारी रहा। 14 में जो हम बात करें, अगर उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में जगदम्बिका पाल थे, जो कि वहां के पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके थे, ऐसे नेता भी कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। फिर बाद में धीरे धीरे बड़े नामों में देखिए आप, तो कई महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री थे, नारायण राणे थे, बाला साहब विखे पाटिल थे, कई बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के, ज्योतिरादित्य सिंधिया गए, जितेंद्र प्रसाद गए, आरपीएन सिंह गए, तो मतलब कई अलग अलग राज्यों में
हेमंत बिश्व शर्मा सबसे बड़े उदाहरण है, जो असम में जो कांग्रेस पार्टी के सरकार में जो तरुण गोगोई मुख्यमंत्री थे, उस सरकार में स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। भारतीय जनता पार्टी में आकर वो मुख्यमंत्री हैं असम में अभी। ठीक है, तो ऐसे कई नाम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए कांग्रेस पार्टी को छोड़कर। और कांग्रेस में यहां तक कि उसकी प्रतिक्रिया क्या हुई, कांग्रेस में भी कई लोगों ने यह मान लिया कि अब इस बेटा से पोता नहीं होगा, मतलब राहुल गांधी से कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए एक ऐसी पार्टी जिसका कि लगभग 5-7 दशक, अब कह लीजिए 7 दशक से एक परिवार का लगभग एक छत्र शासन रहा है, उस पार्टी में भी कई बड़े नेताओं ने राहुल गांधी पर सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया। इसलिए कर दिया कि राहुल गांधी को चुनावी सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन 2014-24 के लोकसभा चुनाव के बाद उसी राहुल गांधी को जब अब कुछ चुनावी सफलता मिलने लगी है, तो राहुल गांधी के बयानों को भी पॉलिटिकल सर्किल में ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता भी राहुल गांधी के बयानों को, राहुल गांधी के आरोपों को गंभीरता से लेने लगे हैं। नंबर 1 परिवर्तन आया। नंबर 2 परिवर्तन आया कि जिस प्रकार का नैरेटिव 2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान के नाम पर, दलितों के नाम पर, ब्राह्मणवाद, मनुवाद के नाम पर कांग्रेस पार्टी ने एक नैरेटिव गढ़ा और खड़ा किया, उसका जो चुनाव पर असर पड़ा, उस चुनाव के असर, परिणाम के असर से नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर पहली बार, 3 बार नरेंद्र मोदी उम्मीदवार बनकर चुनाव लड़े, पहली बार ऐसा हुआ जब मोदी को बहुमत नहीं मिला, मात्र 240 पर आंकड़ा रुक गया भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ। तो इसका भी श्रेय कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी और भारतीय जनता पार्टी के बाहर भी राहुल गांधी को दिया जा रहा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी भी राहुल गांधी को अब सीरियसली ले रही है और उसका साइड इफेक्ट, जैसे पहले राहुल गांधी की असफलता का असर राहुल गांधी की जो कांग्रेस में पकड़ थी उस पर पड़ता था कि कांग्रेस पार्टी के लोग ही राहुल गांधी पर सवाल खड़ा करते थे, वही स्थिति अब कहीं ना कहीं आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी में भी अभी धीमी है, होनी शुरू हो गई है। धीमा इसलिए आपको दिख रहा है क्योंकि आपको याद होगा कि जब तक आप सत्ता में हैं तब तक आपके खिलाफ जुबान नहीं खुलता, किसी का भी नहीं, चाहे वो आप, मैं उदाहरण के लिए बताऊं, आप गांधी परिवार से बाहर जाकर देखिए, जब तक, जिस दिन तक प्रधानमंत्री देवगौड़ा हुआ करते थे, जनता दल के अंदर कोई विद्रोह नहीं था। विश्वनाथ प्रताप सिंह जब तक प्रधानमंत्री थे कभी विद्रोह नहीं था, तब तक जब तक कि किसी चंद्रशेखर और किसी सीताराम केसरी ने चुनौती नहीं दिया। लेकिन जब चुनौती मिला तो फिर उसी प्रकार से आप देखिए पीवी नरसिंह राव जब तक प्रधानमंत्री रहे, अल्पमत की सरकार चलाते रहे, कांग्रेस के अंदर कोई विरोध नहीं था, कोई व्यक्ति, अधिकतर राजनेता, यहां तक कि सोनिया गांधी से उन दिनों मिलने नहीं जाते थे, इसलिए कि नरसिंह राव को बुरा न लगे। फिर जब सीताराम केसरी आए तो सीताराम केसरी के आने के बाद फिर नरसिंह राव की स्थिति भी वही हो गई जो स्थिति सोनिया गांधी की इन्होंने बनाई थी। और फिर जब लगा कांग्रेस जनों को कि अब इस सीताराम केसरी से कुछ नहीं होना है, सोनिया गांधी को लाना पड़ेगा, गांधी परिवार को लाना पड़ेगा, उसके बाद सीताराम केसरी के साथ क्या हुआ? सीताराम केसरी को तो बाथरूम में बंद कर दिया गया। तो ये एक सच्चाई है कि जब तक नरेंद्र मोदी भी प्रधानमंत्री पद के कुर्सी पर हैं या मजबूत हैं, तब तक नरेंद्र मोदी के खिलाफ आवाज नहीं उठेगी। लेकिन उनके खिलाफ आवाज बन नहीं रहे हैं, ये आप नहीं कह सकते। भारतीय जनता पार्टी में भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ आवाज बननी शुरू हो गई है। अगर आवाज नहीं बन रही होती तो नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को साल भर नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी के लिए एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करने में। यह सबसे बड़ा उदाहरण है, इस बात का सबूत है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।